हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये लाई हूँ, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। यह आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जियोग्राफी मेजर पेपर एनवायरमेंट, डाइजेस्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर आपको जो समय है वो पिछले टाइम 3 घंटे का था, तो इसमें क्वेश्चन जो थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और जो आपका 2024 इस साल होने वाला है, जनवरी मतलब 2025 में, तो 9 जनवरी को आप सभी का एग्ज़ाम है। तो उस दिन आप सभी का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सेक्शन वही होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्वेश्चंस पूछे जाने के तरीके भी वही हैं और टॉपिक्स भी लगभग सेम वहीं से उठाए जाएंगे। आपका टोटल मार्क्स 75 नंबर है। तो हम इस वीडियो में पूरे सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते हैं, यह हम देखेंगे। और साथ में ही एक्स्ट्रा टॉपिक्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है हम बताते जाएंगे कि यहाँ से ये हो सकता है, आ सकेंगे। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक से अलग से वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए क्या कह रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन ए में पूछता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन टोटल पूछता है, जो कि आप सभी को पूरा का पूरा कंपलसरी 5 करना होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हाँ हम ये नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन उसमें रहे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र के घटक भी पूछ सकता है ना। पारिस्थितिक तंत्र का कार्य पूछ सकता है। फिर है सेकंड, जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या है, यहाँ पे बताना है कि जैव विविधता के बारे में बताना है, डेफिनेशन। सी है वैश्विक ऊष्मन को परिभाषित करे, डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग। डी है आपदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टर। ई है चक्रवात, साइक्लोन। तो ये पांचों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन जिस जगह से, इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, लगभग उन्हीं जगहों से क्या है क्वेश्चंस दूसरे बनकर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। सेक्शन बी देखते हैं। और आप सबके सेक्शन बी में 8 प्रश्नों में से 5 करने होते हैं और सेक्शन सी में 4 में से 2 करना है। लेकिन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 8 में से 4 करने थे, तो इसीलिए टाइमिंग जो थी वो ज़्यादा दी गई है, 3 घंटा। लेकिन इस बार क्वेश्चन कम किए गए हैं, तो टाइमिंग भी कम की गई है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा। ऐसे ही टॉपिक्स से जो है क्वेश्चंस आएंगे आप सबके लिए। तो सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पूछा है, पर्यावरण के घटकों का वर्णन करें, सतत विकास को परिभाषित कीजिए, उन्मूलन से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए, बाघ परियोजना क्या है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, भूकंप उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये सब जो हम आंसर अभी इसी वीडियो में बताएंगे। हम आंसर पूरा का पूरा क्या है आप सभी का कुछ नोट डाउन मैं की हूँ, और टाइम ना रहने की वजह से, ना मिलने की वजह से, नोट डाउन ना करने में टाइम लग रहा था। तो क्या है कि मैं भी अभी फ़िलहाल पढ़ती हूँ और वीडियो भी बनाना पड़ जाता है, तो टाइम जो है वो मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो टाइम क्या है कि घर के काम, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग और वीडियो क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है कि मैं जितना हो सका मैं राइट की हूँ, लिखी हूँ। और बाकी चीज़ें हैं जो मैं बुक के कंटेंट से उठाई हूँ। और बुक के कंटेंट से अगर आपको टॉपिक्स के आंसर्स मिल रहे हैं तो वो बहुत ही एग्जैक्ट होंगे और
बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और उसमें बुक के कंटेंट में लिखने का तरीका भी बताया रहता है कि इस तरीके से हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी बुक के कंटेंट का आंसर आएगा उस आंसर को आप सभी क्या कर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, तो अब सेक्शन सी आ गए हैं। सेक्शन सी में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें यहाँ पे हमारा दिया था किन्हीं 8 में से 4 प्रश्न को करना था, जो कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे, 400 वर्ड में लिखना होता है। तो यहाँ पे आप सभी का 4 आएगा, जिसमें से 2 करना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सारे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सबके लिए। ठीक, तो अब फिलहाल हम चलते हैं अपने आंसर की पर, आंसर्स देख लेते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चंस का आंसर क्या था ये मैंने देखिए नोट डाउन किया था, तो फटाफट करने के लिए यहाँ सब कुछ डिटेल में कर दिया, लेकिन हम क्या क्वेश्चन पेपर ही अटैच कर देते हैं। ठीक, तो अब सेक्शन ए के क्वेश्चन ए का आंसर जो है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा। तो क्वेश्चन सेक्शन ए के आंसर्स को हमें कितने वर्ड में लिखने होते हैं, लिमिट कितनी होती है, 50 वर्ड। 50 वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, 50 वर्ड से कम भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एकदम 50 वर्ड एग्जैक्ट ही हो, ज़्यादा या कम हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को तैयार करके लिखते हैं। तो हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक का अर्थ क्या होता है, इकोसिस्टम का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इकोसिस्टम का अर्थ सबसे पहले। तो यहाँ पे अर्थ देख लीजिए क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द की मूल उत्पत्ति यूनानी भाषा के इकोज निवास स्थान तथा लोगोस अध्ययन से हुई है, जिसका अर्थ है जीवों का उनके निवास स्थान पर अध्ययन। तो यह हो गई पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिक इकोसिस्टम का मीनिंग। अब आगे देखते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 में 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी ई हैकल ने किया था, जो कि इकोलॉजी से इकोलॉजी बना। अब आगे देखते हैं परिभाषा इसकी, क्योंकि इसको परिभाषित करने के लिए बोला है, तो अर्थ के साथ साथ उसकी परिभाषा हम देंगे। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है, तो पारिस्थितिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अथवा करके मतलब यह क्या है कि पारिस्थितिकी की परिभाषा यह सामान्य सरल भाषा में है, जो कि भूगोल कोश से लिया गया है। अब यहाँ किसी एक भूगोलवेत्ता के अनुसार भी आप परिभाषा को दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अथवा करके लिखा है। F.R. क्राइस्टमैन के अनुसार पारिस्थितिक जैविक तत्वों का उनके रासायनिक और भौतिक पर्यावरण के साथ प्रक्रियाओं का अध्ययन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बी, पहले का बी है जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो हम देखेंगे जैव विविधता से अभिप्राय जीवमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों के मध्य आनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली विविधता से है। मतलब कि जो भी विविधता है जीवमंडल में, जो भी पाए जाने वाले जीव जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव और उनके मध्य जो आनुवांशिक और जातिगत पारिस्थितिकी विविधता है, वही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में अमेरिकी कीट वैज्ञानिक ई ओम विल्सन द्वारा किया गया। ठीक, तो यहाँ पे आप सबका ऑप्शनल क्वेश्चन भी बनता जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, सामान्य शब्दों में जैव विविधता को देखते हैं। तो जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली
पादप व प्राणियों की जातियों की संख्या उस क्षेत्र की विविधता को दर्शाती है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न फर्स्ट का सी देखते हैं। वैश्विक उष्णन को परिभाषित करें। डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग को हम वैश्विक उष्णन कह सकते हैं, भूमंडलीय उष्णन कह सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं या फिर भूतापी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ वैश्विक उष्णन ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित करने के लिए बोल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण वातावरण में अनेक दुष्प्रभाव की आशंका व्यक्त की जाती है, जिसमें भूमंडलीय उष्णन प्रमुख है। आगे, मानव के विभिन्न क्रियाकलापों तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को भूमंडलीय उष्णन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा दे दिए। ये परिभाषित हो गया कि मानव के विभिन्न क्रियाकलापों तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। आगे देखते हैं। आगे दिया है ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब के घर में जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के द्वारा एक एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा जो है वह आपके घर पर आपके लिए सुरक्षात्मक रूप से होता है। आपको छांव देता है, फल देता है, नमी बनाए रखता है। ठीक, तो ज़रूरी है। आपको हवा देता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। ठीक, तो बहुत ज़रूरी है। हर सदस्य से एक एक पेड़ लगवाइए और उस पेड़ का पौधा लगवाने से उसे जैसे नवजात शिशु का पालन करते हैं उसी तरीके उसे 2 साल मात्र आप ध्यान दे दीजिए। 2 साल की भी ज़रूरत नहीं, 1 साल भी ध्यान दे देंगे तो भी वह क्या है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा वो उसे फिर उतने ख्याल की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद अपना भोजन और पानी आराम से लेने लगेगा। जब लगाते हैं तो उस समय लगाते समय उसको थोड़ा देखभाल करने की ज़रूरत होती है कि थोड़ा जब तक बड़ा ना हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं। आपदा के प्रकार। तो आपदा के प्रकार में क्या है? आपदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, घटित होने की अवधि, क्षेत्रीय विस्तार, प्रचंडता आदि के आधार पर किया जाता है। सामान्य एवं अधिक प्रचलित वर्गीकरण उत्पत्ति के कारकों के आधार पर किया जाता है, जो निम्नलिखित या निम्न अनुसार हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह कैसी हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं भूगर्भीय या विवर्तनिक आपदा, फिर है वायुमंडलीय, दूसरा है वायुमंडलीय या जलवायु संबंधी आपदाएं, तीसरा है पृथ्व्यतर आपदाएं, चौथा है जैविक आपदाएं। तो दो आधार पर होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित। तो प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत यह आ गया है। अब मानव जनित आपदाएं, जैसे मानव की लापरवाही से ये आपदाएं उत्पन्न होती है, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, यातायात दुर्घटना, सूखा, बाढ़, दावानल आदि जो है कि वह मानव जनित होती हैं। प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है और मानव जनित आपदा मानव के लापरवाही के कारण उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चक्रवात। साइक्लोन क्या है? तो यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। साइक्लोन, चक्रवात। तो चक्रवात का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार चक्रवात क्या है? तो चक्रवात एक लघु उष्णकटिबंधी, यहाँ पे आप सभी 2 तरीके से चक्रवात की परिभाषा को याद रख सकते हैं। यह भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार है। चक्रवात एक लघु उष्णकटिबंधी निम्न दाब तंत्र जिसका व्यास 80 से
400 किलोमीटर तक होता है और जो विशेषतः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। या अथवा करके भी हम बता सकते हैं कि चक्रवात वायुमंडल चरम घटना एवं वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं। वान राइपर के अनुसार चक्रवात की परिभाषा देखते हैं। तो चक्रवात की परिभाषा वान राइपर के अनुसार क्या है? एक अपेक्षाकृत निम्न वायुमंडलीय दाब जिसमें अपसरण ऊपर की ओर चढ़ती हुई और घूमती हुई वायु होती है। वायु का यह घूमना उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में होता है। तो यही क्या है, तब इस स्थिति में जो है चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब सेक्शन ए खत्म, सेक्शन बी शुरू हो रहा है। तो सेक्शन बी में आपको इन 5 प्रश्नों को करना है जो कि लिमिट वर्ड 100 है और मार्क्स 5 नंबर के हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के घटकों का वर्णन करें। तो अब पर्यावरण के घटकों का पहला क्वेश्चन को वर्णन करना है। तो यहाँ पे हमने कर रखा है पर्यावरण के घटकों का वर्णन। तो यहाँ है पर्यावरण के घटक या तत्व जो है वो निम्नलिखित हो सकते हैं। तो देखते हैं पहले पर्यावरण घटक के बारे में क्या बात हो रही है। तो जीवों की क्रियाशीलता व स्वरूप को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य परिस्थितियां एवं पदार्थ पर्यावरण के घटक तत्व या कारक कहलाते हैं। आगे, पर्यावरण का निर्माण मुख्यतः 5 प्रमुख घटकों की अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। मृदा, खनिज, जल, वायु, जीव तथा ऊर्जा। लेकिन पर्यावरणविद डोबेन मीर ने पर्यावरण के 7 घटक बताए हैं: मृदा, जल, वायु, तापमान, प्रकाश, अग्नि व जैविक तत्व। आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक जो है इस तरीके से हम यहाँ इसे बता सकते हैं एक वर्ग क्लासिफिकेशन चार्ट बनाकर। तो यहाँ पर्यावरण के घटक को 2 भाग में बांट रहे हैं, पहले अजैविक या भौतिक घटक और दूसरा जैविक घटक। अजैविक या भौतिक घटक के अनुसार जल, वायु, मृदा, सौर ताप आते हैं और जैविक घटक के अनुसार यहाँ पे वनस्पति, जंतु, मानव। जैविक घटक के अनुसार वनस्पति, जंतु और मानव आते हैं और अजैविक घटक या भौतिक घटक के अनुसार जल, वायु, मृदा, सौर ताप, स्थलाकृति आती है। आगे देखते हैं जीवन के आधार पर पर्यावरण के घटकों के 2 भाग अजैविक घटक जैसे जल, वायु, मृदा, ताप, ढाल आदि हैं और जैविक घटक में पादप, जंतु व मानव हैं। फिर है मानवीय क्रियाओं के आधार पर पर्यावरण के घटक को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं अन्य कारक जो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं, हम यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कारक, अप्रत्यक्ष कारक, जलवायु संबंधी कारक, स्थलीय कारक, जैविक कारक और जीव विज्ञानी ओस्टिंग ने 1948 में पर्यावरण के 5 घटक बताए हैं। तो पहला घटक पदार्थ, दूसरा बल, तीसरा दशाएं, चौथा जीव और 5वां समय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी आते हैं, सतत विकास को परिभाषित कीजिए या क्या है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप सभी जो है नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके वीडियो। ठीक, आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें जो आंसर्स हैं वह पूरे बुक के कंटेंट से लिए गए हैं और सटीक तरीके से बताए गए हैं। पूरा का पूरा जो है सॉल्व किया गया है क्वेश्चन। ठीक, तो
लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को अभी इवेंट सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस आप सभी को मिल सके। ठीक, मैं इवेंट सेमेस्टर के भी सभी क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दूंगी, और ऑड के तो अपलोड है ही। ठीक, आगे देखते हैं प्राकृतिक। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव की प्रगति सतत विकास में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव की प्रगति एवं विकास का आधार रहा है। पर्यावरण की रक्षा व मानव का सतत विकास की सहगामी अवधारणा को सतत विकास, जीवन सह विकास, धारणीय विकास या प्रतिपालनीय विकास, सुस्थिर विकास, पोषणीय विकास, समृद्ध विकास, समपोषित विकास आदि नामों से क्या है जाना गया, जिसका प्रयोग 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया। अब सतत विकास की परिभाषा देख लेते हैं। तो सतत विकास को परिभाषित करने के लिए बोला था, तो हम जब भी परिभाषित करेंगे तो पहले उसके परिचय को बताएंगे। तो परिचय देना के बाद अर्थ या परिचय देने के बाद उसकी परिभाषा को हम बताते हैं। तो यहाँ नीचे देखते हैं उस परिभाषा, सतत विकास की परिभाषा G.H. ब्रटलैंड के अनुसार। तो G.H. ब्रटलैंड क्या कहते हैं? सतत विकास एक उपागम है जो जो भविष्य में मानव की मांग की आपूर्ति करने की पर्यावरण की क्षमता के साथ कोई समझौता किए बिना वर्तमान समाज की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने का द्योतक है। सरल शब्दों में देख सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों की पूर्ति में सक्षम विकास ही संपोषित या सतत विकास कहलाता है। आगे देखते हैं सतत विकास की अवधारणा। तो सतत विकास की अवधारणा में क्या बोल रहा है कि सतत विकास या संपोषित विकास की अवधारणा या संकल्पना संभवतः 1970 में आई। क्लब ऑफ रोम द्वारा 1972 में जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों की सीमितता पर प्रकाशित रिपोर्ट लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के पश्चात इस अवधारणा का समाज में व्यापक प्रचार हुआ। आगे देखते हैं फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1983 में पर्यावरण एवं सतत विकास पर नॉर्वे की प्रधानमंत्री G.H. ब्रटलैंड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसे ब्रटलैंड आयोग कहा गया। इस आयोग द्वारा हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका प्रकाशन 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया गया। ठीक, आगे संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण जैसे विविधता ह्रास, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, पृथ्वी के बढ़ते तापमान, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि समस्याओं से निपटने तथा भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता के लिए सतत विकास आवश्यक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, वन उन्मूलन से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि मेंशन द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? वनों की अत्यधिक कटाई, ठीक, वनों की कमी, है ना। तो वन विनाश जो है, तो यहाँ वन विनाश का परिचय देख लेते हैं। वन विनाश में पहले हम वन को देखते हैं। तो वन हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। वृक्षों की कटाई तथा अन्य कारणों से वन क्षेत्र में कमी होने को क्या कहते हैं? वन विनाश कहा जाता है। तो यह था वन का परिचय। अब वन विनाश पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण है। आदिकाल में पृथ्वी पर वनों का अत्यधिक विस्तार था। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही होती है। वन मात्र प्राकृतिक संसाधन ही नहीं अपितु जीवमंडल के आधारभूत तत्व हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के आधार हैं।
तो वनोन्मूलन से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित समस्याएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे पहला प्रकार है जलवायु का असंतुलित होना। तो जलवायु का असंतुलित होना। दूसरा है मृदा अपरदन में वृद्धि। तीसरा कारण है बाढ़ प्रकोप में वृद्धि। चौथा कारण है प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना तथा भूमिगत जल स्तर का गिरना। फिर पांचवा कारण है वन्य जीवों का विनाश। यहाँ पे क्या दिया है, वन्य जीवों का विनाश। तो ये सभी क्या है, वन उन्मूलन वन विनाश के कारण हैं। इसीलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने लिए एक एक पौधा, हर साल एक एक पौधा लगाना शुरू कर दे। हर साल एक पौधा क्या करें, लगाना शुरू करें, ताकि आप अपने भविष्य को एक बेहतर तरीके से जी सके। वरना जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल और अधिक गर्म होता जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें करनी है, जो भी बदलाव होते हैं, वह एक व्यक्ति से शुरुआत होता है तो पूरी जनता क्या हो जाती है, उसमें लग जाती है। तो किसी एक को पहल करनी होगी। गवर्नमेंट्स इतनी योजनाएं शुरू करती हैं, लेकिन जो है कि जनता ध्यान ही नहीं देती है। तो यह काम लोगों का है। सरकार तो नियम लागू करेगी, सरकार सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, लेकिन करना किसे है, हमें करना है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने तो लगाइए एक एक पौधा, बाकी अपने फैमिली मेम्बर, अपने आसपास पड़ोस, अपने फ्रेंड्स को भी प्रेरित करें पेड़ पौधे लगाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का 2 का डी, बाघ परियोजना क्या है? व्हाट इज टाइगर प्रोजेक्ट? देखिए, बाघ परियोजना पूछा है आपको। यहाँ पर जो है कि राइनोसेरस परियोजना भी पूछ सकता है। उसके बाद इसका गंगा घाटी परियोजना भी पूछ सकता है, नर्मदा घाटी परियोजना भी पूछ सकता है, और टिहरी बांध परियोजना भी आपसे पूछ सकता है। यह सब जो भी परियोजनाएं बनाई गई हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उससे जो है वो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ बाघ परियोजना होता क्या है, यहाँ पे पूरी की जानकारी जो है डिटेल में दी गई है। ठीक, तो बाघ परियोजना का पहले हम परिचय देंगे। परिचय लिखेंगे कि देश में संकट उत्पन्न वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए अनेक विशेष परियोजनाएं लागू की गई। जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीवों के प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल दशाएं व अनुरक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वन्य प्राणी एवं पादप सुरक्षित रहकर अभिवृद्धि कर सके। ठीक, तो यहाँ पे नीचे से दिया है यहाँ पर कि 1909 से 10 में देश में लगभग 40,000 बाघ निवास करते थे। निरंतर शिकार, वनों के ह्रास, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, आहार की कमी तथा जल अभाव के कारण इनकी संख्या जो है घटती गई, और 1973 में बाघों की संख्या लगभग 2,000 रह गई। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ठीक, आगे बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नामक विशिष्ट परियोजना केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1973 में प्रारंभ की गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक, आगे यहाँ पे आप सभी जो है कि यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं बाघ परियोजना के अंतर्गत। ठीक, अब आगे यहाँ पे जो है आपको टेबल मिल रहा है, लिस्ट सारणी बनी है। यह भारत में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की सूची है, जो कि आपके हर एक राज्य में किस स्थान पे कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो है बनाए गए हैं, वह यहाँ पर डिटेल में दी गई है, और कौन कौन किस सन में बनाए गए हैं। ठीक, कितना इसका क्षेत्र है, यह सब भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। और यह आपके
के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइगर रिजर्व जो है वह किस किस राज्य में किस किस स्थान पर है ना। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमारा जो है कि कंप्लीट हो गया टाइगर रिजर्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं, तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा दिया हुआ है। तो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में मौसम में संबंधित दशाओं में बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर दीर्घकालीन परिवर्तन होने पर उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है। फिर पृथ्वी पर युगों में जलवायु परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तनशीलता जलवायु का गुण है। जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे या त्वरित रूप से हो सकता है। पृथ्वी के कालिक इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि अनेक हिमयुग, प्लीस्टोसीन, कार्बोनिफरस, ऑर्डोनिविशियन, प्रीकैम्ब्रियन कालों में पुनः तापमानों में वृद्धि होने से हिमावरण संकुचित हो गया तथा समुद्र तल ऊपर उठता गया। ठीक, तो यहाँ पे यह जलवायु परिवर्तन होता क्या है नोट कर लीजिएगा। आगे इसका थोड़ा सा बारे में इसके बताया गया है, इतिहास के बारे में और डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन जो है यहाँ पे निम्नलिखित रूप से है। तो विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव व्यापक स्तर पर देखे जा रहे हैं। समुद्र तूफान, जंगलों में आग, सूखा व ग्रीष्म लहर जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन के कारक कुछ हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपदा प्रबंधन देखते हैं, मीनिंग दिए लिखेंगे यहाँ पे पहले हम आपदा प्रबंधन। ठीक, इसके बारे में बताएंगे कि यह होता क्या है। तो आपदा की रोकथाम तथा हानि को कम करने के प्रयास, आपदा से निपटने की तैयारी, बचाव, राहत व पुनर्निर्माण से सम्मिलित एवं नियोजित उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं, है ना। आगे देख इसकी परिभाषा बता देंगे। आगे देखते हैं, भूकंप उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे। तो भूकंप उत्पत्ति के कारण जो है यहाँ कुछ निम्नलिखित कारण दिए हुए हैं, जो 1 2 3 करके दिए हुए हैं। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। एक एक पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा आप सभी। जली भार, उसके बाद भूपटल का संकुचन, अन्य कारण भी इसमें दिए गए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप सभी को देखने को मिलेंगे 8 क्वेश्चंस। 8 में से आप सभी के कोई भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन टॉपिकों से आप सभी जो भी कुछ है तैयार कर लीजिएगा। आपके सब पूरे सिलेबस से क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ये नहीं है कि किसी यूनिट से कम आया है, किसी यूनिट से ज़्यादा आया है। सभी यूनिट से 2 क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
तो पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है, यहाँ हम इस तरीके से बता देंगे। फिर उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की कोई एक परिभाषा दे देंगे, ठीक, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप है, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में थोड़ा इस तरीके से हम लिखेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र थोड़ा सा बताने के बाद पारिस्थितिक तंत्र की कोई एक परिभाषा दे देंगे। इनमें से कोई एक परिभाषा आप सभी याद रख कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे कई भूगोलवेत्ताओं ने परिभाषाएं दी हुई हैं। उसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी होती है। लॉन्ग आंसर टाइप में हमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को भी देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को हम इस तरीके से यहाँ पे दर्शाएंगे कि जो जलवायु, प्राणी और वनस्पति और मृदा जो है आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पे हम इस तरीके से दर्शा देंगे, ठीक। तो अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछा है, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए और उसके साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछा है। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो है घटक का हम वर्गीकरण इस तरीके से यहाँ एक चार्ट के रूप में कर सकते हैं। जैव घटक और अजैविक घटक दोनों रूप में हम यहाँ बताएंगे। तो जैविक घटक में उत्पादक, परपोषी और अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु के तत्व, और परपोषी में जो होते हैं उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक। आगे देखेंगे इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र के घटक का वर्गीकरण कर देंगे। तो आपको जो एग्जामिनर है वो देखकर बहुत ही उन्हें खुशी मिलेगी कि हाँ बच्चे ने जो भी किया है वह अच्छे से किया है, पढ़ा है। तो अब हम एक एक करके एक एक चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो है शॉर्ट संक्षेप में लिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तो रहेगा नहीं, मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा, इसलिए जो है कि शॉर्ट में फटाफट लिखते जाएंगे। तो जैविक घटक के बारे में पहले हम जैविक घटक होता क्या है उसे बताएंगे। फिर जैविक घटक के अंतर्गत आने वाले उत्पादक, उपभोक्ता के बारे में बताएंगे, ठीक। उत्पादक, उपभोक्ता के बारे में बताने के बाद अब उपभोक्ता में भी क्लासिफिकेशन है, बृहत उपभोक्ता, ठीक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर सूक्ष्म उपभोक्ता। यहाँ पे इस तरीके से हम बता देंगे। उसके बाद अजैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में बताएंगे। अजैविक घटक के बारे में बताने के बाद उनके घटक जो है अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु संबंधी कारक, ये तीनों हम क्या है बता देंगे। फिर इस तरीके से अगर आपको फिगर भी दर्शाना है तो इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों में पारस्परिक संबंध को बताता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण की विवेचना कीजिए। तो जैव विविधता संरक्षण की विवेचना यहाँ पर पहले हम बताएंगे कि जैव विविधता संरक्षण होता क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि जैव विविधता संरक्षण के जो मुख्य तरीके हैं वह क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो मुख्य तरीके जैव विविधता के होते हैं। तो जैव विविधता के दो मुख्य तरीका, पहला है बहिर्स्थानीय संरक्षण, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे हम दूसरा स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण यह जैव विविधता संरक्षण के प्रकार है, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक। इसे आप सभी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यह बुक का कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है। फिर उसके बाद है संरक्षित क्षेत्र। तो जैव विविधता के संरक्षित क्षेत्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए। तो जल प्रदूषण के बारे में पहले हम थोड़ा सा बता लेंगे कि जल समस्त जीवधारियों की एक आधारभूत आवश्यकता है। यह पर्यावरण का जीवनदायी तत्व है, ठीक। वनस्पति एवं प्राणियों की समस्त जैविक क्रियाओं में जल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी को जल भी बचाने की आवश्यकता है, ठीक। अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो नेचर को प्रोटेक्ट करना सीखिए। फिर आगे है जल की गुणवत्ता। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से जो H2O 2